तो डियर स्टूडेंट्स, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, स्टेट्स ऑफ मैटर। हमने जब स्टार्ट किया था केमिस्ट्री फर्स्ट चैप्टर सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री, उसमें भी हमने इंट्रोडक्शन की थी मैटर क्या होता है, उसको दोबारा से देख लीजिए। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर पे भी बात की थी कि जो मैटर होता है उसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन की थी हमने, सॉलिड, लिक्विड, गैस हो सकती है या इसको गैसीय स्टेट बोलते हैं। फिर केमिकल क्लासिफिकेशन की थी हमने, इसमें एलिमेंट और कंपाउंड का कंसेप्ट दिया था, उसमें हमने मिक्सचर का भी कंसेप्ट दिया था। अब हमने इसको जो स्टेट्स हैं, अलग अलग स्टेट हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैसीय स्टेट, उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है। तो 11th में आपमें दो स्टेट रहेंगी, एक तो रहेगा आपके सिलेबस में गैसीय स्टेट और दूसरा है लिक्विड स्टेट। तो दोनों स्टेट को हमने यहाँ पे उसमें रिलेटेड जो टॉपिक्स हैं उनको डिस्कस करना है। सॉलिड स्टेट जो है वो आपको 12th में देखने को मिलेगा। तो सीधा हम बात करते हैं। आपने जो मैटर है उसकी डेफिनेशन जो है ऑलरेडी वहां से कॉपी कर सकते हैं, जो हमने पहले की थी। तो वहां पर हमने लिखवाया था कि एनीथिंग व्हिच occupies space, have mass and which can be felt by our senses, उसको हम क्या बोलते हैं, मैटर बोलते हैं। तो वो आपने कर लेना वहां से। फिर मैटर की हमने क्लासिफिकेशन भी वहां बताई थी, सॉलिड, लिक्विड, गैस। इसके अलावा और दो स्टेट होती हैं, प्लाज्मा स्टेट होती है, सुपर कूल्ड भी जो है स्टेट मानी जाती है, सुपर कूल्ड एटम्स। तो वो हम बाद में कर लेंगे। मेन जो हमारा सॉलिड, लिक्विड और गैसेस स्टेट की हमें बात करनी है। तो 12th में आपको सॉलिड स्टेट पे करना है, यहाँ पे आपको क्या करना है, लिक्विड स्टेट और गैसेस स्टेट के ऊपर बात करनी है। तो पहले हम जनरल बात करते हैं। किसी भी सबस्टेंस की जो स्टेट होती है, क्या वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा या लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, वो किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो वो दो फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर किसी सबस्टेंस की जो फिजिकल स्टेट है वो डिपेंड करती है। पहली थर्मल एनर्जी और दूसरा होता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। थर्मल एनर्जी क्या है जी, किसी भी सिस्टम के अंदर, मैटर के अंदर जो एनर्जी होती है ड्यू टू टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। और ये एसोसिएटेड होती है किसके साथ, मोशन ऑफ पार्टिकल, जिससे भी वो सबस्टेंस बना हुआ है, चाहे वो एटम्स हैं, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं। तो मैटर के अंदर जो कांस्टेंट पार्टिकल्स हैं उनकी मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी आएगी ड्यू टू टेम्परेचर, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी बोलते हैं। थर्मल एनर्जी जो होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उस सिस्टम की थर्मल एनर्जी बढ़ती जाएगी। तो थर्मल एनर्जी जो होती है ये डिसाइड कर सकती है कि कोई सबस्टेंस सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा, लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा या गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। जितनी थर्मल एनर्जी ज्यादा होगी उतना सिस्टम के अंदर chaos जो है वो ज्यादा होगा, डिसऑर्डर ज्यादा होगा। एटम्स, आयंस, मॉलिक्यूल जहां वो फ्रीली मूव करना चाहेंगे, उस केस में जो स्टेट है मैटर की वो गैसीय स्टेट रहेगी। अगर थर्मल एनर्जी लो है तो जो डिसऑर्डर है वो कम हो जाएगा, मॉलिक्यूल्स दूर दूर नहीं जा पाएंगे, फ्रीली मूव नहीं कर पाएंगे। तो उस समय जो फिजिकल स्टेट होती है वो लिक्विड स्टेट हो सकती है। और अगर थर्मल एनर्जी बहुत कम हो जाए उस केस में जो है जो सबस्टेंस है वो सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। तो अकेले थर्मल एनर्जी से नहीं डिसाइड होगा, दूसरा फैक्टर हमें देखना पड़ेगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, ये फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, रिपल्शन भी हो सकती है, पर जहां पे हमारा मेन जो रहेगा फोकस वो रहेगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर। तो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन एग्जिस्ट करती हैं, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। विद इन द मॉलिक्यूल अगर हो तो उनको बोलते हैं इंट्रामॉलिक्यूलर। जैसे हमने हाइड्रोजन बॉन्डिंग की थी दो तरह की, इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटर होती है दो डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, वेदर दे आर ऑफ सेम टाइप और डिफरेंट टाइप, और इंट्रा होती है विद इन द मॉलिक्यूल। तो किसी भी सबस्टेंस की फिजिकल स्टेट के लिए जो रिस्पांसिबल होती है वो इंटरमॉलिक्यूलर होती है, ना कि इंट्रामॉलिक्यूलर होती है। इंट्रा जो होती है वो केमिकल जो प्रॉपर्टीज हैं उसको इफेक्ट कर सकती हैं, बट फिजिकल प्रॉपर्टीज ओनली जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, फिजिकल स्टेट जी किसके ऊपर डिपेंड करती है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर डिपेंड करती है। तो फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर इज डिटरमाइंड बाय टू फैक्टर्स, फर्स्ट फैक्टर थर्मल एनर्जी एंड सेकंड इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। जो तीन बातें आपने नोट रखनी है, थर्मल एनर्जी इज मच ग्रेटर देन इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर थर्मल एनर्जी बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, ज्यादा हाई है, इससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से,
उस केस में सबस्टांस जो होगा वो गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करेगा। और अगर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन मच स्ट्रॉन्गर है किससे, थर्मल एनर्जी से, तब सबस्टांस किसमें एग्जिस्ट करेगा, सॉलिड स्टेट में। और अगर थर्मल एनर्जी स्ट्रॉन्गर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, थर्मल एनर्जी जो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस से स्ट्रॉन्गर है बट बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर नहीं है, इंटरमीडिएट है, ज्यादा बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं है, उस केस में सबस्टांस जो है वो लिक्विड स्टेट में एग्जिस्ट करता है। तो थर्मल एनर्जी जो होती है जितनी बढ़ती जाएगी उतना मैंने आपको बताया डिसऑर्डर बढ़ता जाता है, इससे मॉलिक्यूल दूर जाते हैं। बट जो दूसरा फैक्टर है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस जो है उसमें मॉलिक्यूल्स क्लोज आते हैं, दे आर रिस्पांसिबल फॉर ब्रिंगिंग मॉलिक्यूल टुगेदर। तो थर्मल एनर्जी की डेफिनेशन भी आपको पता होनी चाहिए, द एनर्जी दैट कम्स फ्रॉम द टेंपरेचर ऑफ मैटर, जो एनर्जी मैटर के अंदर जो टेंपरेचर है, मैटर के टेंपरेचर की वजह से आती है, एंड इज एसोसिएटेड विद द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल, इसके साथ एसोसिएटेड होती है, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल के साथ रिलेटेड होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, थर्मल एनर्जी। फॉर एग्जांपल काइनेटिक एनर्जी जो है थर्मल एनर्जी ही है, एंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेंपरेचर। थर्मल एनर्जी जो होती है किसके प्रोपोर्शनल होती है, टेंपरेचर के ऊपर डिपेंड करती है, जितना टेंपरेचर हाई होगा उतनी थर्मल एनर्जी हाई होती है। तो इंक्रीज इन टेंपरेचर इंक्रीजेस थर्मल एनर्जी, जैसे जैसे आप टेंपरेचर इंक्रीज करते हो थर्मल एनर्जी बढ़ती जाती है, एंड डिक्रीजेस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन, वो जो मॉलिक्यूल के बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको कम कर देती है। हेंस इसलिए इंक्रीज इन टेंपरेचर जो है वो चेंज करता है फिजिकल स्टेट ऑफ मैटर फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैसियस स्टेट। अगर आप टेंपरेचर इंक्रीज करते जाएंगे, अगर कोई सबस्टांस सॉलिड स्टेट में है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा, अगर और टेंपरेचर इंक्रीज करेंगे तो वो किसमें चेंज हो जाएगा, गैसियस स्टेट में। नेक्स्ट आता है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस क्या होती हैं, द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन, चाहे वो अट्रैक्शन की फोर्सेस हैं चाहे वो रिपल्शन की फोर्सेस हैं, अदर देन कौन सी छोड़ के, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस जो होती हैं और कोवलेंट बॉन्ड को छोड़ के। आप मेटालिक बॉन्ड भी ले सकते हैं इसमें, जितने भी केमिकल बॉन्ड हैं, चाहे वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, चाहे वो कोवलेंट बॉन्ड है, चाहे वो मेटालिक बॉन्ड है, ये सभी इनको छोड़कर बाकी जो फोर्सेस आएंगी डिफरेंट एटम्स के बीच, डिफरेंट मॉलिक्यूल के बीच में, उनको हम क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं, या रिपल्शन बोलेंगे। जनरली हमारा फोकस यहां किस पे रहेगा, अट्रैक्शन के ऊपर। द फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन अदर देन इलेक्ट्रोस्टैटिक, कोवलेंट एंड मेटालिक बॉन्ड acting between the atoms of two different molecules of same compound or different compound are known as intermolecular forces। जहां other words में आप कह सकते हैं the attractive interactions between the different molecules of a substance are known as intermolecular forces and responsible for bringing molecules together। ये जो attractive interactions है ये किसके लिए responsible होती है, molecules को close लाने में। नेक्स्ट हम करें टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस डिफरेंट टाइप के होते हैं, डाइपोल डाइपोल, इसको हम कीसन फोर्सेस बोलते हैं, देन आयन डाइपोल इंटरेक्शंस, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, इनको हम डिवाइड फोर्सेस भी बोलते हैं, देन इंस्टेंटेनियस डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस, इनको हम लंडन फोर्सेस भी बोलते हैं, डिस्पर्सिव फोर्सेस भी बोलते हैं। इनको वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम करेंगे डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है। तो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है, these forces exist between polar molecules। ये फोर्सेस किनके बीच में फॉल करती हैं, किनके बीच में एग्जिस्ट करती हैं, जो पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं। पोलर मॉलिक्यूल आपको ऑलरेडी मैंने बताया है, ऐसा कोई भी मॉलिक्यूल जिसकी डाइपोल मोमेंट जो होती है 0 के बराबर ना हो, ग्रेटर देन 0 हो, उसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। और पोलर मॉलिक्यूल में जल्दी क्या होता है, पोलर बॉन्ड होते हैं। तो पोलर बॉन्ड में मैंने बताया हुआ आपको, पोलर बॉन्ड क्या होता है, जिसमें पार्शियल सेपरेशन ऑफ चार्जेस हो जाता है, एक एटम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है, दूसरे के ऊपर नेगेटिव आता है। तो अगर कोई डायटोमिक मॉलिक्यूल जिसमें दो ही एटम्स हैं, तो उसमें एक एटम के ऊपर पॉजिटिव होगा, एक के ऊपर नेगेटिव होगा ड्यू टू डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, और वो मॉलिक्यूल ऑलवेज पोलर होगा। बट अगर किसी मॉलिक्यूल में एक से ज्यादा पोलर बॉन्ड है, फिर आपको डाइपोल मोमेंट लिखनी पड़ती है। डाइपोल मोमेंट वेक्टर क्वांटिटी होती है, अगर नेट डाइपोल मोमेंट जो होती है वो ग्रेटर देन 0 आती है तो वो मॉलिक्यूल पोलर होता है। तो जैसे हमारे पास HCl मॉलिक्यूल है, क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो हाइड्रोजन से ज्यादा होती है, तो क्लोरीन के ऊपर क्या चार्ज आएगा,
पार्शियल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्यों? क्योंकि ड्यू टू हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वजह से जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो क्लोरीन अपनी तरफ शिफ्ट करेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन के ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन के ऊपर स्मॉल पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो इस तरह का जो मॉलिक्यूल होता है जिसमें एक एंड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, एक एंड के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाए, उसको हम डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल के बीच में जो इंटरेक्शंस होती हैं उन्हीं को हम बोलते हैं कीसन फोर्सेस। These forces exist between polar molecules like HCl, HBr, etc. Such molecules have partial positive charge on one end and partial negative charge on other end and are called dipoles. इनको हम क्या बोलते हैं? Dipoles बोलते हैं। The positive end of one dipole, एक dipole का positive end दूसरे dipole के negative end को अपनी तरफ क्या करते हैं? Attract करता है। The positive end of one dipole attracts the negative end of other dipole. Dipole को हम जल्दी इस तरह से लिखते हैं, एलिप्टिकल शेप लिखनी है, थोड़ा सा लंबा करके इसको, तो एक तरफ आपने पॉजिटिव डाल दिया, एक तरफ हम नेगेटिव डाल देंगे, इसको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल है। जैसे HCl इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, HBr को भी इस तरह से लिख सकते हैं। तो एक डाइपोल जो आ गया, ये दूसरा डाइपोल आ गया, इसका नेगेटिव एंड इसके पॉजिटिव एंड को वीकली अट्रैक्ट करेगा क्योंकि अपोजिट चार्जेस आपस में क्या करते हैं? अट्रैक्ट करते हैं। अब इसका नेगेटिव एंड दूसरे के पॉजिटिव अट्रैक्ट करेगा, सो इस तरह से चलती रहेगी। ये जो वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू डाइपोल्स हैं, एक के पॉजिटिव एंड दूसरे के नेगेटिव एंड के बीच में, इनको हम क्या बोलते हैं? डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन या डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन। तो आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है कौन सी फोर्स है? तो आपने देखना अगर आपका मॉलिक्यूल पोलर है, जैसे HCl है, HBr है, वाटर है, HF है, ये सभी पोलर मॉलिक्यूल्स हैं। तो पोलर मॉलिक्यूल के बीच में हमेशा कौन सी फोर्सेस होती हैं? डाइपोल डाइपोल। HF और वाटर में हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि उसमें जो फोर्सेस है वो थोड़ा सा उनका मैग्नीट्यूड जो होता है वो स्ट्रांग होता है, तो उनको हम स्पेशल नाम दे देते हैं हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो इसमें नेक्स्ट आप हाइड्रोजन बॉन्डिंग को लिख सकते हैं। 6 जो टाइप है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, वो भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ही है। वो आपको मैं ऑलरेडी करवा चुका हूं कि जब हाइड्रोजन आपका फ्लोरीन के साथ, ऑक्सीजन के साथ या नाइट्रोजन के साथ जुड़ा हुआ हो तब हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ही है, बट उसका मैग्नीट्यूड थोड़ा हाई है इनके कंपैरिजन में से। इन सभी में से हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांग होती है, इसलिए उसका स्पेशल नाम दिया गया है। These forces are about 1% strong as कोवलेंट बॉन्ड। तो ये फोर्सेस जो होती हैं, जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके मुकाबले में कितनी स्ट्रांग होती हैं? 1% उसके मुकाबले में स्ट्रांग होती हैं। नेक्स्ट हम करेंगे आयन डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होगी? जब आपका पास एक आयन होगा और दूसरा मॉलिक्यूल होगा पोलर। एक आयन और पोलर मॉलिक्यूल के बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होंगी उनको हम क्या बोलेंगे? आयन डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे आपने पानी में सोडियम क्लोराइड डाल दिया, सोडियम क्लोराइड जो है वो इलेक्ट्रोलाइट है। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ऐसा कोई भी सब्सटेंस जो पानी में जाके डिसोशिएट हो जाए, टूट जाए आयंस में। जैसे आप पानी में NaCl डालेंगे, NaCl ब्रेक हो जाएगा Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। Na पॉजिटिव के सराउंडिंग में भी वाटर के मॉलिक्यूल आ जाएंगे और Cl नेगेटिव के सराउंडिंग में भी वाटर मॉलिक्यूल आ जाएंगे। तो वाटर पोलर है, Na पॉजिटिव के सराउंडिंग में क्या होंगे? पोलर मॉलिक्यूल। तो वाटर के में भी एक पॉजिटिव एंड है, एक नेगेटिव एंड है, और Na पॉजिटिव है, तो Na का पॉजिटिव एंड जो है वो किसके साथ अट्रैक्ट होगा? जो वाटर का नेगेटिव एंड है उसके साथ अट्रैक्ट होगा। इसी तरह से क्लोरीन जो है वो ऐसे Cl नेगेटिव पानी में जाएगा तो उसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, और वाटर में नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों है, तो वाटर का पॉजिटिव एंड जो है वो Cl नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो Cl नेगेटिव और वाटर के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, Na पॉजिटिव और जो वाटर के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वो कौन सी फोर्सेस होंगी? आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी। तो इसको हम डायग्रामेटिकली आपको बता। तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन जो है कौन सी होती है? जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि आयन और डाइपोल के बीच में जो फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं, अगर एक आयन है दूसरा पोलर मॉलिक्यूल है, उनके बीच में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन होती है उनको हम क्या बोलते हैं? आयन डाइपोल इंटरेक्शंस। These forces exist between an ion, चाहे वो केटायन हो सकता है या अनायन हो सकता है, and polar molecule। फॉर एग्जांपल हम लेते हैं केस इसका हाइड्रेशन ऑफ आयंस का। हाइड्रेशन का मतलब होता है किसी भी आयन को वाटर के मॉलिक्यूल द्वारा सराउंड करना, उसको घेर लेना, उसको हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। अगर वाटर के बजाय अगर आप कोई और सॉल्वेंट यूज करते हो देन हम सॉल्वेशन टर्म यूज करते हैं, बट पर्टिकुलर जब वाटर होते हैं तब हम क्या बोलते हैं? हाइड्रेशन। So hydration of ions, surrounding of ions by water molecule is known as hydration। के ब्रैकेट में लिखा हुआ है।
फॉर एग्जांपल सोडियम क्लोराइड को जब हम पानी में डालते हैं, सोडियम क्लोराइड जो है वो टूट जाता है किसमें, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में। अब वाटर जो है वो पोलर मॉलिक्यूल है क्योंकि उसमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन के ऊपर स्मॉल नेगेटिव चार्ज आएगा और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आएगा, पॉजिटिव चार्ज, दोनों हाइड्रोजन के ऊपर। अब जैसे ही पानी डालोगे, सोडियम का पॉजिटिव एंड जो है वाटर में जो ऑक्सीजन का नेगेटिव एंड है ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा, तो ये इसकी तरफ अट्रैक्ट। ऐसे ही डिफरेंट वाटर मॉलिक्यूल जो हैं उनके ऑक्सीजन के नेगेटिव एंड जो है वो सोडियम के पॉजिटिव के एंड की तरफ अट्रैक्ट होंगे, तो सोडियम का आयन को इर्द-गिर्द से घेर लेंगे। तो दैट इज इसमें क्या होगी, आयन और जो क्या है पोलर मॉलिक्यूल है तो आयन डाइपोल इंटरेक्शन होगी। सिमिलरली पानी में क्लोराइड आयन भी होगा। अब क्लोराइड का नेगेटिव एंड है और वाटर में देखिए हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव एंड है। अब ये वाटर उल्टा कर लेना है, इसका H पॉजिटिव जो है वो Cl नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे भी कौन सी फोर्स आएगी, आयन और डाइपोल इंटरेक्शन। तो जब भी आपको एग्जांपल आएगा आयन और डाइपोल इंटरेक्शन की, आपने देखना है एक आपने आयन होना चाहिए, दूसरा जो है वो पोलर मॉलिक्यूल होना चाहिए, उनके बीच में कौन सी फोर्सेस होंगी, आयन डाइपोल इंटरेक्शंस होंगी। नेक्स्ट आएगा आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। आयन डाइपोल इंटरेक्शन क्या होती है, ये फोर्सेस किनके बीच में एग्जिस्ट करती है, अगर एक आयन हो और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल हो, उनके बीच में ये फोर्स एग्जिस्ट करती है। मान लीजिए हमारे पास आयन है एक और जो हमारे पास नॉन पोलर मॉलिक्यूल का जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल होता है। जब यहाँ पे आयन आएगा इसके ऊपर जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज होगा जहाँ नेगेटिव चार्ज होगा, तो इसका पॉजिटिव चार्ज है जो सिमेट्रिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड है इसको डिस्चार्ज करने की कोशिश करेगा, इसका पॉजिटिव चार्ज इसके नेगेटिव को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब ये स्फेरिकल सिमेट्रिकल नहीं रहेगा, ये डिस्चार्ज हो जाएगा, इस तरह से इसकी शेप चेंज हो जाएगी और ये डाइपोल बन जाएगा। पहले ये डाइपोल था नहीं, पोलर नहीं था, पर इसके पॉजिटिव ने इसके इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड को क्या किया, डिस्चार्ज किया, अब ये डाइपोल एक्ट करेगा, अब ये पोलर बन जाएगा। तो इंड्यूस मतलब पैदा की है इसके में ऑलरेडी पोलैरिटी थी नहीं, पर पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज जो है आयन का वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो सिमेट्रिकल पोलर मॉलिक्यूल नॉन पोलर मॉलिक्यूल है उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डिस्चार्ज करके उसको पोलराइज कर देगा। तो ऐसी फोर्सेस जब भी आएंगी जब एक आयन होगा और दूसरा नॉन पोलर मॉलिक्यूल होगा, उनके बीच में फोर्सेस कौन सी होंगी, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। जैसे I नेगेटिव है और H2 जो है ये नॉन पोलर है, ऐसे Cl नेगेटिव और H2 जो है ये आयन है, ये नॉन पोलर है। आप पॉजिटिव वाला लिख सकते हो, Na पॉजिटिव एंड H2 के बीच में ये पॉजिटिव है, ये नॉन पोलर है। तो नॉन पोलर आयन के बीच में कौन सी फोर्स रहेगी, आयन इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शंस। फिर नेक्स्ट फोर्स आती है डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। ये फोर्सेस कहां पे पाई जाती हैं, जब आपके पास एक मॉलिक्यूल पोलर हो और दूसरा नॉन पोलर हो। तो नॉन पोलर को इस तरह से लिख सकते हैं, नॉन पोलर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है वो सिमेट्रिकल लेके चलते हैं हम लोग, और ये पोलर मॉलिक्यूल है। मान लीजिए अब पोलर मॉलिक्यूल का इसको डाइपोल कहेंगे, इसका पॉजिटिव एंड इसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। अब इसका जो सिमेट्रिकल शेप है वो चेंज होना शुरू हो जाएगी, ये भी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, डाइपोल में। ये पॉजिटिव एंड को जिसका पॉजिटिव इसके नेगेटिव को अट्रैक्ट करेगा बट पॉजिटिव को रिपेल करेगा, तो इस तरह से शेप इसकी डेवलप हो जाएगी। ये पहले डाइपोल था नहीं, इसमें डाइपोल जनरेट किया है, तो दैट इज इंड्यूस किया है। इंड्यूस मतलब पैदा करना, तो इसलिए हम क्या बोलेंगे, डाइपोल। ये डाइपोल है ये वाला, इसमें इंड्यूस कर रहा है, तो डाइपोल इंड्यूस डाइपोल इंटरेक्शन। ये कहां होती है, जब एक पोलर हो एक नॉन पोलर हो। तो ये नॉन पोलर है H2 और HCl पोलर है, इनके बीच में कौन सी होगी, ये वाली फोर्स होगी। O2 H2O, O2 नॉन पोलर, वाटर पोलर है, Cl2 नॉन पोलर और वाटर क्या है, पोलर है। इनके बीच कौन सी होगी, डाइपोल इंड्यूस्ड डाइपोल इंटरेक्शन। इनको हम दूसरे नाम से भी जानते हैं, डिवाइड फोर्सेस भी इनको कहा जाता है। अब लास्ट है लंडन फोर्सेस, जहां इसको हम डिस्पर्सिव फोर्सेस भी बोलते हैं। लास्ट है इंस्टैंटेनियस डाइपोल इंटरेक्शंस, जहां इनको हम लंडन और डिस्पर्सिव फोर्सेस भी बोलते हैं। दीस फोर्सेस ये कहां पे एग्जिस्ट करती हैं, बिटवीन टू नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स। जब दोनों मॉलिक्यूल जो है वो नॉन पोलर हो, उनके बीच में कौन सी फोर्सेस होती हैं, लंडन फोर्सेस, जहां इनको हम डिस्पर्सिव फोर्सेस भी बोलते हैं। ये कैसे बेसिकली इनका एग्जिस्टेंस कैसे आया, जो वैन डर वाल्स था बेसिकली फिजिस्ट है, उसने पहली बार 1873 के अराउंड जो है नोबल गैसेस में ये फोर्सेस ढूंढी, क्योंकि उसने देखा कि जो नोबल गैसेस होती हैं एट दैट टाइम
ये सोचा जाता था कि नोबल गैसें इनर्ट होती हैं, उनके बीच में कोई केमिकल बॉन्ड नहीं, ना कोई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस है, ना कोई कोवलेंट बॉन्ड है, ना मेटालिक बॉन्डिंग वहां पे है। तो फिर नोबल गैसेस आखिरकार लिक्विफाई कैसे होती हैं, नोबल गैसेस लिक्विफाई की जा सकती थी। तो इसने सोचा, वैन डर वाल ने सोचा कि आखिर इनके बीच में कौन सी फोर्स ऑपरेट कर रही है जो नोबल गैस के मॉलिक्यूल को आपस में क्लोज ला रही है। तो वहां से इन फोर्सेस का ओरिजिन हुआ है, लंडन फोर्सेस का या डिस्पर्सिव फोर्सेस का। उसने कहा कि बेसिकली जितने भी नॉन पोलर मॉलिक्यूल्स होते हैं उनका इलेक्ट्रॉन क्लाउड सिमेट्रिकल होता है, शेप उनकी सिमेट्रिकल होती है, जैसे कि स्फीयर पाया है। वैसे आप में से भी कोई बहुत खूबसूरत इंसान हो, पर अगर उसका किसी के साथ एक्सीडेंट हो जाए, किसी के साथ टकरा जाए, तो हो सकता है उसकी शेप, उसकी शक्ल चेंज हो जाए। वही कंसेप्ट यहाँ पे है कि नोबल गैसेस जहाँ नॉन पोलर मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल होते हैं, जब वो एक दूसरे के साथ कोलाइड करते हैं, ये क्लोजर दिखाया हुआ है, जैसे कोलाइड किए इनकी शेप चेंज हो गई, अब ये किसमें कन्वर्ट हो गए, डाइपोल में। इसलिए हमने क्या कहा हुआ है, इंस्टेंटेनियस। ये परमानेंट डाइपोल नहीं है, ये कोलिजन के बाद जनरेट हुआ है, इंस्टेंटेनियस है, टेम्पररी है। तो जब नॉन पोलर मॉलिक्यूल होंगे उनके बीच में कौन सी फोर्स आएंगी, इस तरह की फोर्सेस आएंगी, जब वो आपस में कोलाइड करेंगे उनके इलेक्ट्रॉन क्लाउड डिस्टार्ट होंगे और उनके बीच में डाइपोल इंड्यूस होना शुरू हो जाएगा। जब एक में शुरू होगा वो दूसरे को पोलराइज कर देगा, दूसरा तीसरे को पोलराइज कर देगा। जैसे इसने इसके साथ टकराया तो इसकी शेप चेंज होगी, मान लीजिए उसका इसकी ना हुई हो, इसकी चेंज हो गई हो, फिर ये नेक्स्ट को चेंज कर देता, जहाँ ये दोनों की शेप चेंज हो गई हो तो इनमें पोलैरिटी आ जाएगी, डाइपोलमेंट आ जाएगी। तो ऐसी फोर्सेस को हम क्या बोलते हैं, लंडन फोर्सेस बोलते हैं, जहाँ क्या बोलते हैं, डिस्पर्सिव फोर्सेस भी बोलते हैं। और इनको हम जो लंडन फोर्सेस हैं, कीसन फोर्सेस हैं, आयन डाइपोल इंटरेक्शन, इनको कलेक्टिवली हम वैन डर वाल फोर्सेस भी बोलते हैं। एक्सेप्ट हाइड्रोजन बॉन्डिंग को हम छोड़ दें, बाकी वाली जितनी भी फोर्सेस उनको कलेक्टिवली हम क्या बोलते हैं, वैन डर वाल फोर्सेस बोलते हैं। तो नेक्स्ट हम इसमें करेंगे कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर वैन डर वाल फोर्सेस या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस हम कह लें डिपेंड करती हैं।